दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आत्माओं को देख सकती है, सुन सकती है और उनसे बातें कर सकती है। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक 7 वर्षीय लड़की को देखते हैं जिसका नाम डार्बी है। वो एक फुटबॉल मैच के दौरान अपना असाधारण चीयर लीडिंग परफॉर्मेंस कर रही होती है और डॉर्बी की माँ, जो अपने समय में एक फेमस चीयर लीडर हुआ करती थी, उसको देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन डॉर्बी अपने माता पिता के साथ पिकनिक मनाने बीच पर जाती है और उस दिन तेज धूप निकली थी। वो दिन बाहर घूमने के लिए एकदम परफेक्ट दिन था। डॉर्बी और उसकी माँ के स्विमिंग पर जाने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक बड़ी लहर दोनों माँ बेटियों को अपने साथ समुद्र में बहा ले गई, जिसके कारण वे दोनों डूब जाती हैं। लेकिन डॉर्बी के पिता और कुछ अन्य लोग मिलकर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। फिर बेजान पड़ी डॉर्बी सीपीआर के बाद होश में आती है, लेकिन पानी में डूबने के कारण उसकी माँ की दुखद मृत्यु हो जाती है। फिर अपनी माँ के अंतिम संस्कार के दौरान डॉर्बी को महसूस होता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख और उनसे बातें कर सकती है। उस दौरान उसे कुछ आत्माएं इधर उधर घूमती दिखाई देती हैं और ये सब कुछ देखकर वो छोटी लड़की शुरू में तो बहुत डर जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि आत्माएं भूत नहीं बल्कि डैडोज हैं। डैडोज उन्हें कहते हैं जिनके मरने के बाद पिछले जीवन में कुछ काम अधूरे रह जाते हैं और ये डैडोज केवल अपने अधूरे कामों को पूरा होने के बाद ही अपना अगला जन्म ले सकते हैं। फिर हमें 9 साल बाद का समय दिखाया जाता है। डॉर्बी अब जवान हो चुकी है। वो आत्माओं को उनके अगले जन्म में भिजवाने के लिए अपनी पावर का यूज करके उनकी हेल्प करती है। डार्बी हर वीकेंड में आत्माओं के एक सीक्रेट दूत की तरह काम करती है, जिससे वो आत्माओं के अधूरे काम को पूरा करवा देती है। फिर आत्माओं का अधूरा काम पूरा हो जाने के बाद वे पतली हवा में गायब हो जाती हैं, जो कि उनकी अगले जन्म की यात्रा का सिग्नल होता है। वो अपनी पावर को श्राप के रूप में मानने की बजाय उसका यूज करके एंजॉय करती है, लेकिन बिना किसी आमदनी वाले डार्बी के इस साइड बिजनेस ने उसको सभी से दूर कर रखा है। इसलिए स्कूल में भी कोई उसका फ्रेंड नहीं है और यही कारण था कि वो क्लास भी अटेंड करना पसंद नहीं करती थी। डॉर्बी के पापा उसको हमेशा फ्रेंडली और अधिक समाजी बनने की सलाह दिया करते थे, लेकिन डार्बी का स्वभाव कुछ ऐसा हो चुका था कि वो किसी से भी जल्दी से फ्रेंडशिप नहीं करती और वो हमेशा अपनी पहले की एक फ्रेंड कैप्री सहित अन्य और लड़कियों को भी जज करती रहती है। और कैप्री ही प्रेजेंट में कॉलेज की चीयर लीडर भी होती है। कैप्री जेम्स नाम के एक हैंडसम पार्टनर के साथ तब से डेट कर रही है जब से उसने ऑडिशन के दौरान उसे देखा था और वो उस लड़के को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। डॉर्बी का एकमात्र फ्रेंड स्कूल का पुराना चौकीदार होता है और वो भी फिलहाल एक आत्मा के रूप में है। वो अपनी पत्नी लिंडा की मृत्यु का इंतजार कर रहा है ताकि जब वो मर जाए तो वो उसके साथ ही अगले जन्म के लिए जा सके। फिर जीव विज्ञान की कक्षा के दौरान टीचर स्टूडेंट्स को उनके अंतिम नाम के द्वारा जोड़े में जोड़ती है और परिणाम स्वरूप डॉर्बी जेम्स की पार्टनर बन जाती है। जेम्स पर वो छठी कक्षा के दौरान से ही क्रश में हुआ करती थी, लेकिन कैप्री तो जेम्स के प्यार में पागल है, इसलिए वो डॉर्बी के पास जाकर उसे उसकी सीट से हटने का ऑर्डर देती है। हालांकि हमारी हीरोइन उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरती। जल्द ही टीचर उनकी गर्मा गर्मी को नोटिस कर लेती है, इसलिए वो कैप्री को तुरंत उसकी सीट पर जाने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है। इससे कैप्री को काफी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। इसी कारण वो सन की लड़की डॉर्बी को क्लास से बाहर मिलने के लिए कहती है, लेकिन जेम्स काफी अच्छे स्वभाव का निकलता है क्योंकि वो कैप्री के व्यवहार के लिए डॉर्बी से माफी मांगता है। उसके बाद कैफेटेरिया में एक नया आया हुआ स्टूडेंट डॉर्बी के पास आता है और उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस लड़के को वहां नया देखकर डॉर्बी को लगता है कि ये कोई आत्मा है, इसलिए वो उसे याद दिलाती है कि वो इस समय आत्माओं का कोई भी काम नहीं करती। लेकिन जब वो उस लड़के से टकराती है तो उसे एहसास होता है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जीवित इंसान है, इसलिए डॉर्बी उससे इन बेफालतू की बातों के लिए माफी मांगती है। अब इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, प्रिंसिपल उसे रोक लेते हैं और उससे उस आए हुए नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वे उसे पढ़ाई में उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, जिससे डॉर्बी को प्रिंसिपल की बात को मानना पड़ता है। लेकिन बाद में शाम को घूमते समय डॉर्बी उस स्टूडेंट के बाहर घूमने के प्रपोजल को मना कर देती है और वो उससे साफ साफ कहती है कि मैं वीकेंड के दौरान बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। उसके बाद उसी दिन फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाद डॉर्बी को उसके लॉकर में अपने कपड़े नहीं मिलते। वो तुरंत समझ जाती है कि उसके कपड़े किसने गायब किए हैं, इसलिए वो तुरंत कैप्री और उसकी मीन गर्ल्स के पास जाती है। अपने बालों को सीधा करते हुए कैप्री तब तक बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करती है जब तक हमारी हीरोइन उसे प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करने की धमकी नहीं देती। धमकी से गुस्सा होकर कैप्री डॉर्बी पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक वो एक पूल में फिसलकर धड़ाम से गिर जाती है और साथ ही साथ वो गलती से प्लग में लगे हुए स्ट्रेटनर को पानी में रख देती है, जिसके कारण उसे बहुत जोर का करंट लगता है।
फिर रात को कैप्री की दुखद मृत्यु हो जाती है। फिर उसी रात कैप्री एक आत्मा के रूप में डोरबी से मिलने आती है और उसे समझाती है कि मैं वास्तव में मर चुकी हूँ, लेकिन मुझे जीवित रखने की सख्त जरूरत है। और कैप्री खुलासा करती है कि मुझे चौकीदार गैरी ने तुम्हारी पावर के बारे में सब कुछ बता दिया है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कैप्री शारीरिक रूप से अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल भी कर सकती है, लेकिन कैप्री डार्बी को तब तक परेशान करती रहती है जब तक वो ये तय नहीं कर लेती कि उसका मेन फोकस उसके अगले जीवन में जाने से पहले अपने बर्थडे की पार्टी प्लान बनाना है। उसके बाद अगले दिन कैप्री आत्मा के रूप में अपने दोस्तों को देखती है जिन्होंने स्कूल में उसकी याद में एक स्टैच्यू इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन वो पागल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त स्टैच्यू के लिए उसकी सबसे बदसूरत तस्वीर लेकर आए हैं। इसलिए वो गुस्से में अपनी पावर का यूज करके तस्वीर को जमीन पर गिराकर तोड़ देती है। इस बीच डोरबी हमेशा की तरह गैरी से मिलती है, जहाँ गैरी डोरबी के साथ चेस खेलने के लिए उसे मेल नाम के एक मिडिल एज व्यक्ति से मिलवाता है जिसकी पिछली रात ही मृत्यु हुई है। जब मेल डोरबी और गैरी को चेस खेलते हुए देखता है तो वो चेस में डोरबी की हेल्प करने के लिए कहता है और इसके लिए वो खुशी खुशी एग्री भी हो जाती है। अगले सीन में छुट्टी के दौरान एलेक्स डोरबी के पास आता है और उससे पूछता है कि वे कब घूमने जा सकते हैं, लेकिन डोरबी एक बार फिर से उसे इग्नोर करने लगती है। लेकिन तभी वो कैप्री से टकरा जाती है, इसलिए वो एलेक्स से बात बंद करने के लिए एक्सक्यूज मी कहती है। तभी कैप्री उससे कहती है कि वो तब तक दोबारा जन्म नहीं लेगी जब तक वो सुनिश्चित नहीं कर लेती कि उसकी प्यारी 17वीं बर्थडे पार्टी उसके बिना भी मनाई जाएगी या नहीं। लेकिन डोरबी इस काम में उसकी हेल्प करने से मना करके अपने जीव विज्ञान वाली क्लास में चली जाती है, लेकिन कैप्री उसके पीछे पीछे वहां आ जाती है और वो डोरबी को अपनी पावर का यूज करके वास्तविक दुनिया में चीजों का हेर फेर करने की धमकी देती है। लेकिन डोरबी इतने पर भी उसकी बात को अनसुना करके चली जाती है, जिसके कारण गुस्सा होकर कैप्री डोरबी की मेज पर रखे हुए एक मरे हुए मेंढक को उछालकर एक लड़की के ऊपर मार देती है। लेकिन वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डोरबी को ही उस लड़की से माफी मांगनी पड़ती है और फिर वो टॉयलेट में चली जाती है। लेकिन कैप्री वहां भी उसका पीछा करना जारी रखती है और वो अपनी पावर का यूज करके डोरबी को टॉयलेट के पैन में अपना सर फंसाने के लिए मजबूर करने लगती है। इसलिए बाद में घर पर डोरबी को कैप्री के इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलबी कैप्री फिर से अपनी रणनीति का खुलासा करती है, जिसमें डोरबी को उसके फ्रेंड टेलर और ब्री को उसके सम्मान में एक बर्थडे पार्टी आयोजित करने के लिए एग्री करना है। लेकिन ऐसा करने के लिए डार्बी को कैप्री के फ्रेंड्स की चीयर लीडिंग टीम में शामिल होने की जरूरत है। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो मेहनत करके कैप्री के चीयर लीडिंग फ्रेंड सर्कल में शामिल हो जाती है और फिर वो टेलर और ब्री को कैप्री का बर्थडे मनाने और सोशल मीडिया पर करंट के झटके के बारे में जागरूकता देने के लिए कहती है। शुरू में वे दोनों कहती है कि ये एक बेवकूफी भरा काम होगा, लेकिन एंड में डोरबी उनका ये कहना मान लेती है कि उन्हें इससे सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स मिलेंगे। ऐसा करने की वजह से जल्दी ही कैप्री के प्रभाव से डोरबी को फेम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट के साथ असाधारण परफॉर्मेंस करती है। उसके बाद अमेजिंग टैलेंट के लिए उसकी बहुत तारीफ होती है। फिर कैप्री जेम्स से मिलने जाती है, जो उसकी मौत के बाद स्कूल में ही नहीं गया था। दूसरी तरफ डोरबी भी एलेक्स के साथ समय बिताना शुरू कर देती है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं। फिर डोरबी की एक चीयर लीडिंग परफॉर्मेंस के बाद एलेक्स उसे बाहर डेट पर जाने के लिए कहता है। डोरबी तुरंत ही खुशी से इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी जिंदगी में सभी चीजें सही दिशा में जा रही थी, लेकिन उसकी नई जिंदगी में समस्याएं आने वाली थी, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी उसके रास्ते में बाधा बन रही थी, जिसकी वजह से वो एलेक्स के साथ डेट पर जाने से भी चूक जाती है, जिससे वो चिढ़कर गैरी के दोस्त मेल की उसके अगले जन्म में जाने की हेल्प करने से मना कर देती है। फिर कैप्री देखती है कि उसके फ्रेंड्स डोरबी की बढ़ती हुई फेम की वजह से जल रहे हैं, लेकिन गैरी और मेल डोरबी को आश्वस्त करते हैं। फिर एक दिन डोरबी जेम्स से मिलने जाती है और उसे कुछ नोट्स सौंपती है, जिसमें उन दोनों के बचपन की कुछ फोटोज थी और जेम्स को पता चलता है कि उसके पास भी उनमें से एक फोटो की तरह ही एक फोटो है। जब डोरबी खुलासा करती है कि वो बचपन में उस पर क्रश थी, तो इससे जेम्स सरप्राइज हो जाता है, लेकिन डोरबी तुरंत ही ट्री हाउस की तरफ इशारा करके बात को बदल देती है। फिर अगले सीन में हमें उन दोनों को उसी ट्री हाउस पर अच्छा समय बिताते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जेम्स डोरबी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ स्कूल जा सकता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी एग्री हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में जेम्स की डोरबी के साथ डेटिंग के बारे में अफवाह फैल जाती है और जब जेम्स सबके सामने डोरबी का हाथ पकड़ता है तो मामला और भी बढ़ जाता है। उसके बाद कैप्री, जो जेम्स को दिखाई नहीं दे रही थी, उसने जेम्स को डोरबी को ये कहते हुए सुन लिया था कि उसे कल उसके साथ समय बिताकर अच्छा लगा। स्पष्ट रूप से वो डोरबी से जलने लगी थी, इसलिए उसने उसको परेशान करना भी शुरू कर दिया था और साथ ही साथ वो डोरबी पर जेम्स के साथ रिलेशन तोड़ने का प्रेशर भी डालती है।
फिर अगले दिन चिंतित जेम्स डॉर्बी से मिलने आता है और उसको ड्राइव पर ले जाता है। वहां पर वो खुलासा करता है कि कोई दूसरी दुनिया से उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात सुनकर डॉर्बी जेम्स को कहती है कि उसे अपनी प्रवृत्ति को इग्नोर करके वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों बाद डॉर्बी कैप्री की बहुत इंतजार वाली पार्टी में शामिल होती है, जबकि कैप्री ने उसे पार्टी में न आने को कहा था। उसके बाद डॉर्बी को पता चल जाता है कि जेम्स एक ओइजा बोर्ड के माध्यम से कैप्री से बातें कर रहा है। जल्द ही कैप्री अपनी हरकतों से पार्टी में ही डॉर्बी को डिस्टर्ब करने लगती है, इसलिए डॉर्बी उसे ऐसा न करने की धमकी देती है। लेकिन कैप्री अपनी बदतमीजी बंद नहीं करती जब तक कि डॉर्बी हर किसी को अपना असली रंग नहीं दिखा देती। इससे वास्तव में सभी को पता चल जाएगा कि डॉर्बी कितनी झूठी है। फिर कैप्री अपनी पावर का यूज करके ओइजा बोर्ड को इधर उधर उड़ाने लगती है। उड़ते हुए बोर्ड को देखकर हर कोई सरप्राइज हो जाता है, जबकि डॉर्बी लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जब कैप्री डॉर्बी को और भी अधिक परेशान करने की धमकी देती है तो अंत में हमारी एक्ट्रेस सभी के सामने अपनी पावर्स को लेकर खुल जाती है और वो एक्सेप्ट करती है कि सबके सामने शांत रहने का उसका पिछला व्यवहार मात्र एक दिखावा था। इस वजह से एक बार फिर से स्कूल में उसका मजाक बन जाता है। फिर अनएक्सपेक्टेड रूप से कैप्री डॉर्बी से मिलने जाती है, जहां उसे ये फील होता है कि उसने पार्टी में डॉर्बी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो अपनी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त के साथ कड़वे रिश्ते बनाकर मानव दुनिया को नहीं छोड़ना चाहती थी। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि कैप्री स्वर्ग में डॉर्बी की मां का पता लगाने में कामयाब हो जाती है, जो फिलहाल उसे ही देख रही थी कि सुलह के प्रयास में खुद को वो कैसे संभालती है। फिर डॉर्बी और कैप्री दोबारा अपनी दोस्ती को जागृत करती है, जिसके बाद कैप्री एक चुटकी बजाकर हवा में गायब हो जाती है, क्योंकि अब उसे नए जन्म के लिए दूसरी दुनिया में जाना होगा। फिर डॉर्बी अपनी चीयर लीडिंग टीम से मिलती है और वो जेम्स के साथ भी अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखती है। फिर वो गैरी से भी इस बात के लिए माफी मांगती है कि उसने मेल को उसका अगले जन्म लेने में हेल्प नहीं की, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब गैरी उसे बताता है कि मेल एलेक्स की बदौलत दूसरी दुनिया में चला गया है। अब एलेक्स की भी आत्माओं को देखने की क्षमता का खुलासा हो जाता है, जो डॉर्बी के साथ रिलेशन में पड़ने के बाद डॉर्बी के एक्सपीरियंस के ही जैसी थी, जिससे डॉर्बी ने एक नया पार्टनर बनने का ओपिनियन चुना था। फिर डॉर्बी और एलेक्स ने एक साथ डेट पर जाने का फैसला किया और एक साथ ही पढ़ाई के बाद अपना नया बिजनेस शुरू किया। एंड में हम देखते हैं कि एक पक्षी उनको दूर से ही देख रहा था और ये पक्षी कैप्री थी। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।